जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 की कक्षा 11वीं की भौतिकी विषय का जो अभी पेपर हुआ, उस पेपर के बारे में जितना भी आंसर की है आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपको आंसर के बारे में बताऊं और पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इन क्वेश्चन पेपर के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, कि हमको इसमें आंसर कैसे लिखना था, हम लोग कैसे बनाए हैं, इसके बारे में पूरी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसी समय थोड़ा सीएम का दौरा था, आप लोग जान रहे हो, उसी में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। चलिए आज आपके लिए लाए हैं, ठीक है, वही अभिक्रिया, ठीक है, मतलब वही प्रोसेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, भौतिकी के बारे में। चलिए पहला होता है यहाँ पर हम लोग पढ़े पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन होता है भौतिकी के 5 प्रमुख शाखा कौन-कौन सी है? तो भौतिकी के 5 प्रमुख शाखा कौन है? तो भौतिकी के 5 प्रमुख शाखाएँ आपका यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, ठीक है, ध्वनिकी है, प्रकाशिकी है, वैद्युतिकी है एवं क्वांटम यांत्रिकी है। ये भौतिकी की 5 प्रमुख शाखाएँ होती है। पहला क्वेश्चन हो गया। मात्रक क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? मात्रा क्या है? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्देशित मानक को ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए मीटर, किलोग्राम, ठीक है, आपका सेंटीमीटर, इसी प्रकार बहुत सारे मात्रक होते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं किसी वस्तु का विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? विस्थापन तो क्या बोलोगे? किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु का विस्थापन एक सदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है जी? मीटर होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है आपका? मीटर होता है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन चौथा की बात करते हैं, ठीक है। किन्हीं दो सदिश राशियों के नाम, तो आप लोग को पता होगा किन्हीं दो सदिश राशियों के नाम आप लोग वो जानते होंगे। सिंपल सी बात है, आपका वेग हो गया, तो ठीक है, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये क्या होते हैं जी? सदिश राशियां होती है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये आपके क्या होते हैं? सदिश राशियां होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बल क्या है? इसका एसआई मात्रा क्या है? आप लोग तो सिंपल सी डेली बल के बारे में देखते होंगे, अपने आंखों से सुनते होंगे, जानते होंगे, तो उसके बारे में परिभाषित देते हैं। तो देखिए ध्यान से, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के, ठीक है, विरामावस्था, गत्यावस्था, दिशा अथवा आकार या आकृति में परिवर्तन कर देती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है, ठीक है, उसको बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका विमीय सूत्र mLT का पावर -2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता क्या है? संवेग, ठीक है, संवेग की परिभाषा लिखिए तथा इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र बताइए। तो चलिए संवेग का मात्र, ठीक है, परिभाषा जानते हैं। तो संवेग का परिभाषा क्या होता है? तो देखो ध्यान से, संवेग का परिभाषा, ठीक है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं और संवेग को हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, ठीक है। संवेग का एसआई, ठीक है, मात्रक जो होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखो एसआई मात्रा हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसका विमीय सूत्र। तो देखो ध्यान से, उसका विमीय सूत्र भी आपके पास क्या होता है जी? उसका विमीय सूत्र होता है आपके लिए, ठीक है, जो संवेग का विमीय सूत्र होता है वह आपका, ठीक है, mLT का पावर, ठीक है, -1 होता है। mLT का पावर क्या होता है जी? -1 होता है। चलिए ये अभी आपको क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रेक्षापथ क्या है? इसका आकार कैसा होता है? 7वां क्वेश्चन क्या है? प्रेक्षापथ कैसा होता है? इसका आकार, ठीक है, प्रेक्षापथ क्या है? इसका आकार कैसा होता है? जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से, ठीक है, प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं, प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर तल में विभिन्न, ठीक है, किसी दिशा में फेंका जाता है, विभिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो वह वस्तु, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ किसी अन्य स्थान पर गिर जाती है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रेक्षाप्य गति कहते हैं।
ठीक है, प्रेक्षापथ गति कहते हैं, और वस्तु के इस प्रकार के पथ को प्रेक्षापथ कहते हैं। अतः प्रेक्षाप्य गति में ठीक है, प्रेक्षापथ का जो आकार होता है वह परवलयाकार होता है। प्रेक्षापथ का जो आकार होता है वह आपका परवलयाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां आते हैं, तो शक्ति, ऊर्जा और बल का विमीय सूत्र लिखने की बोला है। तो आपको बता दूं, देने वाला ने एकदम सिंपल दिया था। आपका ऊर्जा और कार्य का तो आपका विमीय सूत्र वही होता है। ठीक है, ऊर्जा और कार्य का विमीय सूत्र वही होता है। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। आप लोग सब पढ़ चुके होंगे उसमें विमीय सूत्र में। तो यहाँ पर शक्ति, सबसे पहले शक्ति का विमीय सूत्र होता है आपका, ठीक है, आपका क्या होता है जी, तो शक्ति कहते हैं किसी कार्य, ठीक है, शक्ति किसको कहते हैं, परिभाषा से याद रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को शक्ति का परिभाषा कहते हैं, शक्ति का परिभाषा होते हैं किसी वस्तु के कार्य करने की दर को, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, लेकिन कार्य करने की दर को, ठीक है, शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, एम एल का पावर 2 टी का पावर -3, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी का पावर -2, कार्य का विमीय सूत्र होता है एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 होता है। इस प्रकार आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में क्या, नंबर 9 में क्या होता है, आपेक्षिक वर्ग से आप क्या समझते हैं। आपेक्षिक वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब आपेक्षिक वर्ग नहीं है वो, बल्कि सापेक्षिक वेग है। क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, ठीक है, वो आपेक्षिक वर्ग ना होकर क्या है जी, आपेक्षिक वेग है। तो चलिए जानते हैं, आपेक्षिक वेग है वो, आपेक्षिक वर्ग नहीं है। आपका क्वेश्चन में त्रुटि है, आपेक्षिक वेग होता है। ठीक है, यदि दो वस्तुएं स्थिर है या गतिशील हो, मान लिया जाए दो वस्तु है ए और बी, और वो दोनों या तो स्थिर है या गतिशील है, ठीक है, तो पहले वस्तु ए वस्तु, तो पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग या स्थिति, या तथा दूसरे वस्तु के सापेक्ष पहले वस्तु का वेग या स्थिति को हम लोग आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष जो स्थिति होती है, या एक दूसरे के सापेक्ष जो क्या होती है जी, गति होती है या वेग होता है, उसी को हम लोग उस वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां आता है आपका, क्या आता है जी, क्वेश्चन नंबर 10वां होता है आपका कि बल का आवेग क्या है। आपके लिए इसी क्वेश्चन, बल का आवेग क्या है। जब कोई बल, ठीक है, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगता है, ठीक है, अल्प समय के लिए लगाया जाता है, तो बल व समय अंतराल के गुणनफल को, ठीक है, बल का आवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसको हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। जिसको हम लोग किससे जी, टाउ से व्यक्त करते हैं। जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, टाउ से व्यक्त करते हैं बल, ठीक है, यदि बल एफ और समय अंतराल डेल टी हो तो, ठीक है, डेल टी हो तो क्या लिख सकते हैं जी, समय अंतराल डेल टी हो तो टाउ बराबर एफ डेल टी, टाउ बराबर एफ डेल टी लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 22 तक का जो क्वेश्चन होता है वो आपका 3 नंबर का है, लेकिन जो खंडशः प्रिंट कर रहा था वह लिख दिया था 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर, मतलब 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक का जो क्वेश्चन होता है आपका 3 नंबर का है, नोटिस करना, ठीक है, और अपने उत्तर की जांच करना। U बराबर देखो, V बराबर U प्लस AT, शुद्धता की जांच करनी है। शुद्धता की जांच करना एकदम इजी होता है विमीय सूत्र से, दोनों और दोनों पक्षों को बराबर रखना होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करते हैं, हम लोग V का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं और बराबर U प्लस AT का विमीय सूत्र लगाते हैं, और दोनों का विमीय सूत्र समान आता है, तो हम लोग का जो समीकरण होगा वह शुद्ध समीकरण होगा। तो V का विमीय सूत्र, मतलब वेग का विमीय सूत्र होता है mLt का पावर -1, ठीक है, और यहाँ पर U जो कि प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र होता है mLt का पावर -1, ठीक है, प्लस A त्वरण है तो mLt का पावर -2 इंटू में आपका समय है, तो ml का पावर, ठीक है, ये l है ना, ml, ठीक है, mlt होता है, अंदर में मैं गुणा करा दिया, m का पावर 0, l का पावर कितना हो जाएगा आपका, l का पावर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ठीक है 1 हो गया, और t का पावर -2 और यहाँ पर 1, तो t का पावर -2 प्लस 1 हो गया। उसके पश्चात क्या हो जाएगा आपका m, ठीक है, क्या m0 l का पावर t, m l t का m0 l का पावर l हो गया, और t का पावर -1 प्लस m0 l t का पावर 2 में से 1 घटा तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, ये सेम उतर गया, ठीक है, ये भी सेम उतर गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से,
मैं इसको अगर लिखते लाऊं इस साइड को भी तो ये हो जाएगा एम एल टी का पावर -1, ठीक है, ये आपको कोष्टक बंद, ठीक है, ये हो गया। और यहीं पर एक बार और लिखता हूँ एम, ठीक है, एल टी का पावर -1। अब देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया, देखो मैंने दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर देखो एम का पावर 0, टी एल का पावर 1, टी का पावर आपका -1, यहाँ पर दोनों को जोड़ना तो 2 बन गया, तो 2m का देखो दोनों समान है ना, इसे जोड़ दिया तो m का पावर 0, एल टी का पावर -1, ठीक है, यहाँ पर चर है, ठीक है, यहाँ पर चर राशि है आपका 2 क्या है जी, आपका अचर राशि है, ठीक है, अतः m एल टी का पावर -1 m0, ठीक है, यहाँ पर m0 एल टी का पावर -1 m0 एल टी का पावर -1, दोनों साइड समान है, अचर राशि पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, अगर बाहर में इनटू कर रहा हो तो, ठीक है, अतः दोनों समान है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होती है वह शुद्ध समीकरण होता है, अगर ये शुद्ध समीकरण होता है जिसको हम लोग न्यूटन की गति का, ठीक है, कौन सा समीकरण है, तो प्रथम समीकरण भी कहा जाता है। अब होता है क्षैतिज परास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्या होता है क्षैतिज परास, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रेक्षप गति में क्षैतिज परास क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलो क्षैतिज परास के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर कह दीजिए, ठीक है, अपने उन्नयन काल में प्रेक्षप जितना क्षैतिज दूरी तय करती है, अपने उन्नयन काल में प्रेक्षप जितना क्षैतिज दूरी तय करती है उसे क्षैतिज का, ठीक है, उसे प्रेक्षप का क्षैतिज परास कहते हैं, इसे r से व्यक्त करते हैं। माना कि प्रेक्षप गति कर रहे वस्तु की वेग का क्षैतिज परास, ठीक है, यह क्षैतिज घटक बोल सकता हूँ मैं, क्षैतिज घटक होता है आपका u cos थीटा, ठीक है, और आपका, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है u sin थीटा, याद रखना ना, ऊर्ध्वाधर u sin थीटा, अतः आवर्तकाल t होता है, तब क्या हो जाएगा क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणा उन्नयन काल t, ठीक है, तो r बराबर u cos थीटा, ठीक है, इंटू टी, और r u cos थीटा t का मान होता है आपका 2u sin थीटा अपान z, ठीक है, तो इसका मैंने मान रख दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा u और u का स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे में g है तो z, ठीक है, और नीचे में g है तो z। अब यहाँ पर क्या मिला, देखिए ध्यान से, अब मुझे मिल गया, ठीक है, r बराबर u 2g sin थीटा 2 sin थीटा, ठीक है, u, ठीक है, देखो r बराबर u का पावर 2, ठीक है, u का पावर 2, ठीक है, sin 2 थीटा अपान g, ठीक है, समीकरण 1 को ही क्षैतिज परास का व्यंजक कहते हैं, जहाँ g एक गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब ठीक है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए sin 2 थीटा बराबर मान अधिकतम होना चाहिए, तभी क्षैतिज परास अधिकतम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर 1, ठीक है, 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश, क्यों, इसका मान क्या, देखो अब यहाँ पर ये समझने वाले थे 1 से 90 अंश क्यों क्या, तो देखो ध्यान से, मैं 1 को लिख सकता हूँ sin 90 अंश, और sin 90 अंश का मान क्या होता है आपका 1 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 1 का मान sin 90 अंश, तो 90 अंश इधर से साइन दोनों साइन कर गया, तो क्या बोल गया 2 थीटा बराबर क्या बचा 90 अंश, ठीक है, तो थीटा बराबर होगा 45 अंश, अतः थीटा के मान को समीकरण 1 में रख दो, अब समीकरण 1 में मैं रखूंगा तो क्या जाएगा u का स्क्वायर sin 45 और 45 कितना जाएगा 45 दूनी 90, तो u का स्क्वायर अपान g, ठीक है, अतः आप मैक्सिमम, ठीक है, मतलब अधिकतम क्षैतिज परास u स्क्वायर अपान g, ठीक है, इसी को क्षैतिज परास, ठीक है, इसी को अधिकतम, ठीक है, देखो अधिकतम मिस्टेक्स हो गया, दोबारा लिखिएगा, ठीक है, अधिकतम क्षैतिज परास कहते हैं, अधिकतम क्षैतिज परास कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए, जिसको हम लोग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं, चलिए सिद्ध करना होता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है, इसी को, ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ध्यान देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा आपका 13 में चल रहे हैं, ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में, ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि वस्तु के संवेग में परिवर्तन, ठीक है, डेल पी वह लगाया गया बल एफ हो,
ठीक है, वस्तु के समय में परिवर्तन की दर, ठीक है, क्या होती है जी, डेल पी, और उस पर लगाया गया बल एफ हो तो, ठीक है, एफ अनुक्रमानुपाती, ठीक है, डेल पी अपान डेल टी, समीकरण 1। अब थोड़ा समझते हैं इसको, रहने देते हैं ना। अब देखते हैं, माना कि m द्रव्यमान की वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग आपका u है। क्या है जी, u है, और वह u की गति से गति कर रहा है। अब मैं उस पर F बल लगाता हूं और उस F बल को मैं कब तक लगाऊंगा, डेल टी समय तक। F बल को मैं डेल टी समय तक लगाता हूं, तो लगाने के पश्चात उस वस्तु का जो वेग था वह u से बढ़कर क्या था जी, v हो जाता है। वस्तु का वेग u से बढ़कर क्या था जी, v हो जाता है। तब वस्तु का, ठीक है, तब वस्तु का प्रारंभिक वेग, तब वस्तु का, ठीक है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक संवेग p बराबर p1 बराबर u, ठीक है, m, और आपका u प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, और आपका द्रव्यमान, तो प्रारंभिक संवेग, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 बराबर आपका m u, ठीक है, और अंतिम संवेग बराबर p2 आपका m v, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं भाग, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दूंगा तो मुझे संवेग में परिवर्तन मिल जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक संवेग और आपका अंतिम संवेग, तो अंतिम संवेग में मैं प्रारंभिक संवेग में, ठीक है, क्या करता हूँ जी, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देता हूँ तो मुझे संवेग में परिवर्तन मिला, और यही संवेग में परिवर्तन क्या मिला, तो एम भी माइनस एम यू, दोनों में से एम कॉमन है, तो एम, ठीक है, भी में, ठीक है, बाहर हो गया, v माइनस यू मतलब वेग में परिवर्तन बोलते हैं जहाँ, तो वेग में परिवर्तन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डेल v, तो डेल p बराबर आपका m डेल v, दोनों पक्षों में डेल t का भाग देने पर देखो p अपान डेल t, डेल p अपान डेल t, m डेल v अपान डेल t, ठीक है। डेल p को मैं लिख सकता हूँ आपका, समीकरण 1 में लिखा था पहले, मैंने बताया था, यहाँ पर आपको बता दूं, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं रखा हूँ, ये देखिए एफ बराबर, ठीक है, तो एफ लिख सकता हूँ इसको मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया एफ, एफ अनुक्रमानुपाती, मैंने डेल पी अपान डेल टी के स्थान पर रख दिया क्या, ठीक है, एम डेल भी यहीं पर रख दिया मैंने ना, यहीं पर रखा, देखो मैंने यहीं पर क्या लिखा, डेल पी के स्थान पर मैंने रखा है आपका क्या, ठीक है, एम डेल भी अपान डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, तो एफ, ठीक है, और आपका अनुक्रमानुपाती एम है, तो एम डेल भी अपान डेल टी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये परिभाषा से, तो मैंने क्या लिख लिया आपका ए। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए मैंने क्या लिया, एक नियतांक c लिया, ठीक है, ये अपना नियतांक c, जहाँ c एक नियतांक है, जहाँ m व, ठीक है, ये नियतांक एक c है, ठीक है, जहाँ c एक नियतांक है। अब c का मान निकालने के लिए a व, ठीक है, m के मान को इस प्रकार रखते हैं कि c का मान 1 प्राप्त हो, ठीक है, तब, ठीक है, c बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा आपका जी, तब समीकरण किसमें जी, 4 में c बराबर 1 रखने पर f बराबर m a, 1 रख दिया मैं, तो यहाँ पर चलो रख कर दिखाता हूँ, एक तो एक के साथ पूरा होगा, तो नहीं होगा, अतः समीकरण इसी, ठीक है, को 5 को ही हम लोग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं, क्या, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 15 भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए संवेग का संरक्षण नियम, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 बचा है अभी, ठीक है, अभी कौन सी थी, 83 तक किया, अब क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, सिद्ध करो कि यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है, ठीक है, संवेग लिखा गया है वो संवेग है ना, ठीक है, संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग, ठीक है, भारी वस्तु के वेग से अधिक वस्तु होता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि यदि दो वस्तु का संवेग, ठीक है, समान है तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा और भारी वस्तु का वेग क्या होगा जी आपका, ठीक है, कम होगा, ठीक है, हल्की वस्तु का वेग ज्यादा और भारी वस्तु का वेग कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, माना कि, ठीक है, भारी वस्तु का द्रव्यमान m और उसका वेग v1, ठीक है, माना कि हल्की वस्तु का द्रव्यमान आपका m और उसका वेग v2 है, ठीक है, भारी वस्तु का संवेग p1 बराबर m v1, हल्की वस्तु का संवेग बराबर p2, ठीक है, p2 m v2, ठीक है, m v2, यदि दोनों वस्तु का संवेग समान हो तब, यदि दोनों वस्तु का संवेग क्या हो जी, समान हो तब P1, देखो बोला है ना प्रश्न अनुसार, तो P1 और P2 संवेग समान है, तो मैंने P1 और P2 का मान रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों साइड से M को भेजा इस साइड में और V को इस साइड में भेजा, तो क्या हो जाएगा M1 और M2, ठीक है, चूंकि
वस्तु जो है पहली वाले कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है ना, ठीक है, ये कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम का द्रव्यमान अधिक है, तो जो आंसर आएगा वह 1 से बड़ा आएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा। अब यहाँ पर 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, इसका मान मतलब V2 और अपान V1 का मान 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है तो, ठीक है, V1 और V2 का मान 1 से बड़ा हो गया और मैं V1 को भेज दिया। इससे इन दोनों समीकरणों से यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि देखो V जिधर मुँह खुला हुआ बड़ा है, तो V2 का मान अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु का जो वेग होता है वह अधिक होता है। इसी से स्पष्ट है कि यदि दो वस्तुएं जिनका संवेग समान होने पर हल्की वस्तु का वेग, ठीक है, भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। अब आता है, ठीक है, कौन सा आपका आता है जी, ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। तो रेखीय संवेग का संरक्षण नियम क्या कहता है? रेखीय संवेग का संरक्षण नियम एकदम इजी है, थोड़ा बढ़िया है, देखो ध्यान से। रेखीय संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार होता है, किसी निकाय पर यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यदि कोई निकाय है उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग क्या होता है जी? नियत रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है, अर्थात स्थिर रहता है। चलिए, ये होता है संवेग संरक्षण के नियम, ठीक है। अब इसकी व्युत्पत्ति करते हैं एक कण निकाय के लिए, ठीक है। माना कि, ठीक है, निकाय के कण का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तब कण का संवेग हो जाएगा p बराबर, ठीक है, m v, ठीक है। अब यदि कण पर लगने वाला बल F, ठीक है, वह समय अंतराल डेल t हो तो गणित के द्वितीय नियम से, ठीक है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात F बराबर डेल P अपान डेल T, जो मैंने सिद्ध कर दिया था। तो डेल P का मान क्या होगा जी? P होगा ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो ही कण है, दो कण नहीं है, तो एक कण के वस्तु के वेग में परिवर्तन मतलब कण वही तो है ना, संवेग तो ही होगा, तो इसलिए मैंने क्या एक कण ही, ठीक है, एक ही कण है, इसलिए डेल P का मान क्या जाएगा जी? आपका केवल P और आपका समय, ठीक है, समय हो जाएगा आपका, ठीक है, समय क्या हो जाएगा आपका? समय हो जाएगा डेल टी, ठीक है, समय हो जाएगा आपका क्या जी? डेल टी। अब देखो ध्यान से, अब यदि वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, अब यदि वस्तु पर लगने वाला बल, देखो ध्यान से, अब यदि वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, देखो अब मैंने भी यहाँ तक बताया था आप लोगों को, देखो ध्यान से, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर डेल पी अपान डेल टी, पी अपान डेल टी हो गया। क्यों? क्योंकि यह एक कण निकाय के लिए, इसलिए डेल ऊपर से हट गया, ठीक है। अब यदि वस्तु पर लगने वाला बल क्या होती है? एफ जीरो बराबर, ठीक है, एफ बराबर जीरो होता है। अभी वस्तु पर लगने वाला बल क्या है? एफ बराबर जीरो होता है। तो देखो मैंने एक साइड को जीरो कर दिया क्योंकि एफ का मान जीरो होता है, तो पी अपान डेल टी, बल का मान जीरो हो गया, तो ये टी को मैंने भेजा तो जीरो के साथ गुणा कर लिया, टी उसका मान भी जीरो, ठीक है। P बराबर क्या मूल्य क्या मिला मुझे? नियतांक मिला। P बराबर क्या मिला मुझे? नियतांक मिला। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण का रेखीय संवेग नियत होता है, स्थिर होता है, बदलता नहीं है। क्या होता है जी? स्थिर होता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है घर्षण कोण किसे कहते हैं? इसका व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है, इसका व्यंजक ज्ञात करो। चलिए अब घर्षण कोण ज्ञात करते हैं। कौन सा जी? आपका घर्षण कोण ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले घर्षण कोण, ठीक है, सीमांत घर्षण और ठीक है, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, ठीक है, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं, उसी कोण को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। माना कि क्षैतिज तल के ऊपर एक गुटका रखा हुआ है, देखो क्षैतिज तल के ऊपर एक गुटका रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा समझिए, जिसका भार W, ठीक है, जिस पर F बल क्षैतिज दिशा में लगाने पर सीमांत संतुलन की स्थिति में, ठीक है, आ जाता है। सीमांत संतुलन की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जब गुटका चलने के लिए बस तैयार रहता है, अगर थोड़ा सा भी बल में वृद्धि कर दी जाए तो गुटका चलने लगता है, तो इसे सीमांत संतुलन किसी कहते हैं। अब यदि गुटके पर कार्य करने वाले बल, ठीक है, अब यदि गुटके पर कार्य करने वाला बल निम्न होगा। पहला होता है गुटके का भार ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्या होती है जी? नीचे की ओर। गुटके के
तल की अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, बाह्य बल F क्षैतिज परास में बाईं ओर, ठीक है, सीमांत घर्षण बल, ठीक है, F, ठीक है, कहते हैं सीमांत घर्षण बल F, ठीक है, कहते हैं आपका जी FS है ना, F, ठीक है, सीमांत घर्षण बल FS, ठीक है, क्षैतिज दिशा में बाईं ओर, ठीक है, माना, देखो अभी हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना, बांट दिया 4 भाग में, माना, ठीक है, विकर्ण आपका OC, ये वाला ना OC क्षैतिज घर्षण बल FS, ठीक है, ये आपका क्षैतिज घर्षण बल ना, ये वाला FS क्षैतिज वाला, ये वाला, ठीक है, क्षैतिज घर्षण बल FS तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर का परिणामी है, तब घर्षण कोण डेल लेम्डा बराबर या लेम्डा बराबर आपका BOC, ठीक है, समकोण त्रिभुज नियम से, समकोण त्रिभुज आपका BOC में, BO, ठीक है, C में, ठीक है, टेन थीटा यहाँ पर बना कोण है आपका लेम्डा, ये लेम्डा यहाँ पर बनेगा ना, ये ऊपर में हो गया, ये लेम्डा यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो लेम्डा बराबर आपका BC अपान क्या हो जाएगा, ये BC अपान हो जाएगा आपका, ठीक है, OB। अब BC अपान OB है, आपको बता दूं मैं, BC अपान OB, ये लेम्डा बराबर है ना, ये लेम्डा बराबर BC अपान OB है, ठीक है, ये देखो, ये लेम्डा बराबर BC अपान आपका OB है, तो OB को मैं लिख सकता हूँ F डेश अपान R, ठीक है, FS अपान R, ठीक है, डेल लेम्डा, ये लेम्डा डेल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये टेन लेम्डा FR, ठीक है, स्थैतिक, ठीक है, यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μS हो तो, ठीक है, μS बराबर आपका FS, ठीक है, अपान R, ठीक है, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को मैं देखूं तो देखो, एक साइड समान है राइट हैंड साइड में और दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो μS बराबर आपका क्या लिख सकता हूँ जी, μS बराबर मैं लिख सकता हूँ आपका, ठीक है, क्या है, तो μS बराबर लिखते हैं लेम्डा डेल, ठीक है, लेम्डा 10, ठीक है, 10 लेम्डा, ठीक है, μS बराबर 10 लेम्डा, ठीक है, यदि घर्षण कोण, ठीक है, लेम्डा बराबर थीटा हो तो μS 10 थीटा, ठीक है, अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण, ठीक है, गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के तुल्य होती है। और सेम यही क्वेश्चन आपको एक बार और पूछा गया है, और वह कौन सा क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन है आपका 24वां नंबर क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन को हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन में पुनः रिपीट करने वाले हैं, तो 24वां नंबर के लिए यही क्वेश्चन आप एक बार और देख लेना, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, मैं वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट आपका ज्यादा जायज नहीं करूंगा, ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर जो 16 है, सेम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर आपके 24 में पुनः दे दिया गया है। अब बताया क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहता है, एक समान वृत्तीय गति में आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। चलिए स्पष्ट करते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति करने वाला, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति करने वाला वस्तु को ठीक है, एक चक्कर पूरा लगाने में, वृत्तीय गति करने वाला वस्तु को एक चक्कर पूरा लगाने में, ठीक है, जितना समय, ठीक है, ठीक है, एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगता है, उसे उसका जितना समय लिखा है ना, यहाँ पर लगता है छूट गया था, जितना समय, ठीक है, लगता है, ठीक है, जितना समय लगता है उसे उसका क्या बोलते हैं जी, आवर्तकाल कहते हैं या परिभ्रमण काल कहते हैं। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल या परिभ्रमण काल कहते हैं। इसको T से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है जी, सेकेंड तथा इसका मात्रक सेकेंड तथा इसका विमीय सूत्र mLT होता है, m0, ठीक है, m0 L0 T होता है, ठीक है। अब होता है आवृत्ति। वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकेंड में जितना चक्कर पूर्ण करती है, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकेंड में जितना चक्कर पूर्ण करती है उसे उसकी, ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को न्यू से, एन से, एफ से, ठीक है, व्यक्त करते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका विमीय सूत्र m0 L T का पावर -1 होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18वां आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18वां में आपसे पूछा गया है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 18वां में आपसे पूछा गया है, ठीक है, सदिशों के, ठीक है, योग का त्रिभुज नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। सदिशों के योग का
त्रिभुज नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। चलिए, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग जो नहीं पढ़ेंगे एक बार भी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीटेड करके देखना, ठीक है, आपके बुक में लिखा, ठीक है, बुक में जो है सेम ऐसे ही आपको बताया जाएगा अभी। अगर आपको त्रिभुज नियम समझ में आता है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको केवल त्रिभुज नियम ही बनाकर समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं में, ठीक है, या भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में, ठीक है, परिणाम एवं दिशा में प्रदर्शित किए जावे। देखो, दो सदिश है, उन दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं में, ठीक है, क्या होती है जी, संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में, ठीक है, परिणाम और प्रदर्शित, ठीक है, दिशा को प्रदर्शित की जावे तो उसका परिमाण एवं दिशा, ठीक है, उसका परिमाण एवं सदिश, ठीक है, उसका परिमाण सदिश, ठीक है, परिणामी एवं दिशा में तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। इसको बोलते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, इसको तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पहला सदिश है, दूसरा सदिश है, पहला सदिश को यहाँ पर मैंने दर्शाया, यहाँ पर दर्शाया, उन दोनों का परिणाम a+b होगा। चलिए इसको समझते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि दो सदिश a व b है जिसे त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं क्रमशः a और आपका, ठीक है, क्रमशः दो संलग्न भुजाओं क्रमशः PQ, ठीक है, ये आपका PQ और आपका RS में प्रदर्शित किया गया है। तब यदि परिणामी दिशा r बराबर, ठीक है, कहते हैं आपका PR हो तो PR बराबर, ठीक है, PQ प्लस PR, ठीक है, QR, ठीक है, तो r परिणामी तो r हो गया, इसका मान a, इसका मान b। यही समीकरण 1 व समीकरण 2 को ही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो कि आप लोग एकदम इजी से बनाए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वेग और चाल में 3 अंतर। तो देखो ध्यान से, वेग की पहले परिभाषा, वेग किसको कहते हैं, एक निश्चित दिशा में वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु विस्थापन, ठीक है, परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, और चाल किसको कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन जो, ठीक है, सॉरी, वेग कहते हैं, वेग धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, आपका शून्यांक होता है, ठीक है, जबकि चाल सदैव धनात्मक होती है। वेग एक सदिश राशि होती है और चाल एक अदिश राशि होती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 19 भी। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, देखो ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, सीमांत घर्षण से क्या अभिप्राय है एवं घर्षण के नियम लिखिए। सीमांत घर्षण से क्या अभिप्राय है एवं घर्षण के नियम लिखिए। चलिए, अब सीमांत घर्षण से क्या अभिप्राय है, तो सीमांत घर्षण, ठीक है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड ठीक चलने के लिए क्या होता है जी, तैयार हो जाता है। मैंने बता दिया था सीमांत संतुलन की स्थिति, वही बोल रहा है। ठीक है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलने के लिए बस तैयार होता है, तो इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। सीमांत संतुलन की स्थिति में, ठीक है, दोनों तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को, ठीक है, सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर घर्षण के नियम, तो घर्षण, ठीक है, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। घर्षण बल सदैव, ठीक है, गति का विरोध करती है। घर्षण की दिशा गति के दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफलों और आकृति पर निर्भर नहीं करती है। सीमांत घर्षण, ठीक है, सीमांत घर्षण F
ठीक है, एफ एस का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एफ एस अनुक्रमानुपाती आर, एफ एस बराबर म्यू एस आर, ठीक है, जहां म्यू एक, ठीक है, क्या होती है जी आपका, ठीक है, नियतांक होता है। ठीक, इस प्रकार आपका मिल जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग का सीमांत घर्षण के नियम मिल गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित संख्याओं का, ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के कितने सार्थक अंक हैं लिखिए। चलिए यदि है 4.032, ठीक है, तो 1 2 3 4 सार्थक अंकों की संख्या 4, ठीक है। और यहाँ पर दिया है देखिए 0, ठीक है, 2 3 4 0 और सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसको जीरो नहीं काउंट करते हैं, ये सारे जीरो काउंट करते हैं दशमलव के बाद, तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। अब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 1, तो केवल एक ही है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया सार्थक अंकों की संख्या, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या देखो दशमलव के बाद, तो 1 2 और आपका 3, ये आपका 3 हो गया। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी आपका 1 2 3, ठीक है, और इसी को क्या किया है वो आपका गुणा करके दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको जी, ठीक है, ये आपका 0 होगा, ये आपका 2 3, चलिए मैं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया हूँ, यहाँ पर 2 0 2 है, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 0 है, देखो यहाँ पर है ना, इसमें 0 है, तो यहाँ पर क्या दिया सार्थक अंकों की संख्या 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 8.2020 है, तो सार्थक अंकों की संख्या आपका 5, और यहाँ पर यह है 0, ठीक है, 04.40420, तो 1 2 3 4, ठीक है, और आपका 5, यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 5, ठीक है। इस प्रकार इन सार्थक अंकों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका सार्थक अंक भी हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिशत त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, चलिए प्रतिशत त्रुटि जानते हैं, ठीक है। जब कोई, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसको प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसको प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपका अपेक्षित त्रुटि, ठीक है, बटे वास्तविक त्रुटि गुणा 100%, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि को डेल ए से, और आपका क्या होते हैं वास्तविक त्रुटि, ठीक है, वास्तविक माप को, ठीक है, ए, ठीक है, मीन, ठीक है, गुणा 100%, ठीक है। उदाहरण के लिए माना कि ठीक है वास्तविक, ठीक है, माप 10 है और निरपेक्ष त्रुटि आपका 0.5 है, अर्थात ए मीन्स बराबर आपका 10 और आपका ए बराबर 0, ए डेल ए बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि डेल ए बराबर, ठीक है, डेल ए बटे मीन्स ए मीन्स एम बराबर आपका 0.5 बटे 10, ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर आपका जाएगा, देखो ध्यान से, 10 का गुणा सब गुणा करा दो तो हो जाएगा 50, ऊपर नीचे 10 कटा, चलो यहाँ पर कर देता हूँ, ये आपको हो जाएगा 50, ठीक है, बट्टे हो जाएगा आपका 10, यहाँ से कट गया तो कितना बचा आपका 5, अतः 5% त्रुटि होती है, 5% क्या होगी प्रतिशत त्रुटि होती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षक पथ, ठीक है, परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षक का जो पथ होता है वो आपका परवलयाकार होता है। चलिए अब यहाँ पर देखो, माना किसी प्रेक्षक को, ठीक है, प्रेक्षक को मूल बिंदु O से x व y अक्ष में u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, ठीक है। माना किसी प्रेक्षक को, ठीक है, मूल बिंदु O से x और y अक्ष में, ठीक है, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, ठीक है। तो हम लोग u को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं और वो दो घटक समकोणीय दो घटक होते हैं, अतः u को दो समकोणीय घटकों में वियोजित किया जा सकता है।
पहला होता है आपका क्षैतिज घटक और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को u cos थीटा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग u sin थीटा कहते हैं। क्षैतिज घटक मतलब x अक्ष में और ऊर्ध्वाधर घटक मतलब y अक्ष में, ठीक है। अब यदि, ठीक है, वस्तु द्वारा t समय में चली गई क्षैतिज दूरी, ठीक है, अब यदि वस्तु द्वारा t समय में चली गई क्षैतिज दूरी आपका x हो तो गति के समीकरण से क्षैतिज दूरी के लिए आपका सूत्र होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। यहाँ दूरी s बराबर x, u बराबर u cos थीटा जो कि क्षैतिज के लिए है, a बराबर a0 क्षैतिज में आपका त्वरण शून्य होता है, ठीक है। तब a बराबर इन सब का मान समीकरण इसमें रख देने पर, ठीक, इस समीकरण में रख दो तो ये हो जाएगा u, देखो u बराबर हो जाएगा s बराबर आपका x हो जाएगा और u के स्थान पर u cos थीटा, t है तो t, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/2 a के मान के 0 और t का पावर 2। अब इन सब से मान मुझे क्या प्राप्त होता है जी, देखो ध्यान से, इन सब चीज से मान कट जाता है तो u बराबर मिल जाता है मुझे u cos थीटा, x बराबर u cos थीटा, x बराबर क्या मिला मुझे, x का मान मिला था u cos थीटा प्राप्त होता है, x का मान u cos थीटा। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, अभी मैंने क्षैतिज घटक निकाला, इस प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक के लिए t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर y व प्रारंभिक वेग u बराबर आपका, ठीक है, u sin थीटा। तब गति के समीकरण से y बराबर, ठीक है, u, ठीक है, u sin थीटा क्योंकि यह उसका ऊर्ध्वाधर घटक होता है, t तो समय होता है 1/2 g, ऊर्ध्वाधर घटक में g जो होता है वह माइनस होता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण और t का पावर 2 जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है। अतः समीकरण 1 से t का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 से t का मान निकल गया है, इसका मान यहाँ पर रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका y बराबर x tan, ठीक है, x tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2u cos स्क्वायर थीटा। अतः समीकरण 3 को ही प्रक्षेप्य पद का समीकरण कहते हैं जो कि एक परवलयाकार का समीकरण होता है। अतः प्रक्षेप्य पद कैसे होता है जी, परवलयाकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको पहले बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर पुनः को रिपीट करके क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 25। किसी वृत्तीय मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षित, ठीक है, चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि घर्षण कोण 0 हो, समतल सड़क है और तीसरा बंकित सड़क है, ठीक है। तीनों कंडीशन में मुझे क्या करना है जी, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहला कंडीशन निकालता हूँ आपके सामने, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, वृत्तीय मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए, ठीक है, व्यंजक, तो यहाँ पर जब घर्षण कोण 0 हो, जब घर्षण क्या हो जी 0 हो, हम पाते हैं कि, ठीक है, वृत्तीय मोड़ के लिए अधिकतम वेग v मैक्सिमम अंडर रूट, ठीक है, म्यू एस आर जी। यदि घर्षण, ठीक है, 0 हो अर्थात म्यू एस का मान 0 हो तो इसको इस समीकरण में रख दो, म्यू एस का मान 0 हो तो वेग का मान क्या हो जाएगा, घर्षण 0 होगा तो, ठीक है, घर्षण 0 होगा मतलब फिसलेगा। देखना आपका चप्पल या कुछ भी घिस जाता है, ठीक है, तो फिसलन ज़्यादा होती है, मतलब वेग बढ़ जाता है और धड़ाम से गिर जाते हैं, ठीक है, वही चीज़ बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया, यदि घर्षण 0 हो तो वेग का मान अधिकतम, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, अब घर्षण 0 हो तो अधिकतम वेग क्या होता है आपका 0 हो जाता है, ठीक है, अधिकतम वेग क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब गिर जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है, एक स्थान पर वो फिसलता रहता है, फिसलता है ना, क्या है आपका फिसलता है, ठीक है। अर्थात घर्षण कोण 0 होने पर वेग क्या होता है जी 0 हो जाएगा, मतलब फिसलेगा और चक्का उसी स्थान पर घूमता रहेगा। घर्षण को यहाँ पर जी 0 होता है, मतलब घर्षण, देखना अगर कोई कीचड़ में किसी का, ठीक है, टायर वगैरह फंस जाता है तो वहीं पर घूमता रहता है क्योंकि घर्षण नहीं मिलता है जिसके कारण,
चलिए ये घर्षण कोण हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है, अतः घर्षण कोण के लिए शून्य के लिए हो गया ना, ठीक है, अतः घर्षण कोण शून्य होने पर अधिकतम वेग, ठीक है, कितना शून्य होगा, शून्य, अधिकतम वेग कितना होगा जी, शून्य होगा। या पहला कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन आपका समतल सड़क हो तो, दूसरा कंडीशन क्या है आपका, समतल सड़क हो तो। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समतल सड़क हो तो देखते हैं ध्यान से, ठीक है, क्या चीज समतल सड़क हो तो, माना एम द्रव्यमान की एक कार है, आर त्रिज्या के वृत्तीय समतल सड़क पर v वेग से गति कर रही है। कार पर लगने वाला बल आपका कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में, ठीक है, जो कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल r को संतुलित है, ठीक है, अर्थात mg बराबर r अभिलंब प्रतिक्रिया या अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, एम भी स्क्वेयर आर जो मार्ग के, ठीक है, त्रिज्यीय दिशा के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश केंद्र की ओर होती है, जो टायर व सड़क के मध्य घर्षण प्राप्त होता है और वह घूमने लगता है वृत्तीय मार्ग पर, ठीक है। माना कि घर्षण बल, माना कि, ठीक है, घर्षण बल एफ और आपका स्थैतिक घर्षण, ठीक है, म्यू स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, म्यू एस है तो, ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस है तो एफ बराबर म्यू एस इंटू आर, ठीक है, एफ बराबर आपका म्यू एस इंटू आर के साथ पर मैंने क्या रख दिया, एम जी रख दिया। चूंकि घर्षण को सुरक्षित पार करने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल के बराबर हो या उससे कम हो, अर्थात घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए जी, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अर्थात अभिकेंद्रीय बल का मान घर्षण बल के बराबर हो या उससे कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया जी, उससे कम कर दिया, ठीक है, अर्थात एफ का मान रख दिया समीकरण इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू एस एम जी, ठीक है, वी का स्क्वायर वी एम और आर को भेज दिया मैंने, एम एम कैंसल, आर बचा, ठीक है, मैक्सिमम बराबर कितना आपका अंडर रूट एम एस जी आर, जिसको मैंने पहले से बोला था मैं अधिकतम के लिए, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकतम के लिए अधिकतम वेग क्या नहीं आता, अधिकतम वेग बराबर, ठीक है, वी एम एक्स, ठीक है, एम म्यू आर जी आर लिखा था, ठीक है, वही यहाँ पर मिला। यही, ठीक है, यही क्या होती जी, यही, ठीक है, समीकरण एक जो होता है वृत्तीय क्षैतिज समतल सड़क को सुरक्षित पार करने के लिए, ठीक है, कार का अधिकतम वेग है। अब होता है आपका बंकित सड़क, क्या आता है आपका जी, अंतिम टॉपिक है इसका, बंकित सड़क, ठीक है। चलिए देखें यहाँ से, माना कि एम द्रव्यमान, माना कि, ठीक है, एम द्रव्यमान की एक कार आर त्रिज्या तथा थीटा ढलान के सड़क पर वृत्तीय पथ में गति कर रही है, ठीक है, इस स्थिति में कार पर लगने वाला बल, ठीक है, निम्न होगा, कार पर लगने वाला बल क्या होगा जी, निम्न होगा। इस स्थिति में कार पर लगने वाला बल क्या होगा, निम्न होगा। इस स्थिति में कार पर लगने वाला बल क्या होगा जी, निम्न होगा। देखो कार पर कौन कौन सा बल लगेगा, ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस स्थिति में कार पर लगने वाला बल, तो मैं बल को बता दूं, कार पर लगने वाला बल, ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से, अब कार पर लगने वाला बल को समझेंगे, ठीक है। अब कार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो कार पर लगने वाला बल जो होता है कार पर, देखिए, कार का भार एम जी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, कार का भार, थोड़ा सा ना रुक जाओ, ये हिल रहा है कैमरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कार का भार, ठीक है ना, कार का भार एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर बंकित तल के अभिलंबवत, ठीक है, बंकित तल के अभिलंबवत, और यहीं पर हो जाएगा आपका घर्षण बल एफ, ठीक है, ढलान के, ठीक है, ढलान के समांतर अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल आपका एम भी स्क्वायर अपान आर त्रिज्या के अंदर की ओर, ठीक है, त्रिज्या के अंदर की ओर, चूंकि, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है जी, आपका जी, चूंकि, ठीक है, देखो ध्यान से, चूंकि आर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, अतः, ठीक है, आर को दो घटकों में बांटा जा सकता है, ठीक है, क्या होता है आपका जी, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, घटक आर कॉस थीटा, क्षैतिज घटक आर साइन थीटा। इस प्रकार बल भी, ठीक है, घर्षण बल को भी दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है आपका, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा और आपका क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा, ठीक है।
चित्र में देखो यहाँ पर चित्र में बना दिया हूँ। चित्र में बल संतुलन के लिए आपका एम जी और आपका एफ साइन थीटा, एम जी और आपका एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा जिसको मैंने 2 लंबवत घटों में बांटा था मैंने, ठीक है। एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा बराबर आर कॉस थीटा, ठीक है, वह ठीक है आर साइन थीटा एफ, ठीक है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम भी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो घर्षण के नियम से एफ बराबर म्यू आर, घर्षण बराबर आपका म्यू आर, जहाँ म्यू टायर और सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण गुणांक है। अब समीकरण 1 में ध्यान देना, समीकरण 1 में मैं जो ये एफ साइन है उसको मैंने पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब इस समीकरण को मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देता हूँ, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा माइनस बटे में आपका आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा होता है। यहीं से आपका कट गया एम कट जाएगा, वी अपर नीचे बचा आपका जी आर, नीचे में क्या बचा आपका जी आर। अब नीचे में जी आर बचा, अब मैं क्या करता हूँ ऊपर और नीचे में यहाँ से कॉस का भाग देता हूँ, कॉस थीटा का भाग दे दो, ये कॉस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 10 हो जाएगा, ये उसको बोलते हैं म्यू अपान, ठीक है, एफ अपान आर को बोलते हैं म्यू, तो मैंने म्यू रख दिया। यहाँ पर मैं क्या था ना, यहाँ पर भेज दो इसको, चलो निकाल कर बताता हूँ। यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है, अगर चाहो तो एफ बटे आर बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू, ठीक है, लिखता हूँ जी हम का म्यू, तो वही म्यू का मान यहाँ से मैंने रख दिया, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, v बराबर अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने पहले भेजा तो आपका जी आर हो गया। उसके बाद मैंने क्या अंडर रूट वर्ग को भेजा, वर्ग बन गया आपका अंडर रूट, प्लस माइनस करके कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 प्लस म्यू 1 अपान, ठीक है, 10 माइनस म्यू थीटा, ठीक है, 10, ठीक है, 1 माइनस म्यू 10 थीटा जी आर, ठीक है। अतः इसी समीकरण 4 को ही हम लोग, यही समीकरण 4 को ही हम लोग बंकी सड़क पर कार को सुरक्षित, ठीक है, वेग का सूत्र कहते हैं। यही समीकरण 4 को ही, देखो यही समीकरण 4 को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, बंकित सड़क पर सुरक्षित पार करने का वेग का सूत्र कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक समान, ठीक है, गति का वेग समय, ठीक है, तथा स्थिति समय ग्राफ खींचिए, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ खींचिए। देखो ध्यान से, माना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ जी, माना देखो एक समान, ठीक है, एक समान गति का ग्राफी निरूपण मैं पहले निकालता हूँ, एक समान, इसके लिए पहले ग्राफी निरूपण करता हूँ वेग समय के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा स्थिति समय के लिए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ठीक है, वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहता है। माना कि वस्तु का वेग v, तब इसका वेग, ठीक है, समय आरेख पी क्यू होगा। अब यदि, ठीक है, वस्तु का समय t पर स्थिति आपका x1 और t2 पर वस्तु की स्थिति x2 हो, तो वस्तु का वेग v बराबर वस्तु की स्थिति बटे समय अंतराल x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। अब t1 माइनस t2 का पक्षांतर कर दो v के पक्ष में, तो v इंटू t2 माइनस t1, इसको मानना समीकरण 1। अब यदि, ठीक है, अब यदि t2 व t1 के, ठीक है, t1 के संगत आरेख के, ठीक है, बिंदु a व b हो, तो ग्राफ में, ठीक है, v बराबर, ठीक है, v बराबर a और a डैश, ठीक है, वह, ठीक है, 10 क्या हो जाएगा आपका t2 माइनस t1 बराबर आपका a डैश और आपका b डैश। देखो यहाँ से इसको बोला है समय के लिए, ठीक है, इसको क्या बोला है, देखो इसको लिया समय के लिए, इसको बोला है v के लिए, a और a डैश, और आपका समय के लिए a और b और, ठीक है, a डैश और आपका b डैश, इसको, ठीक है, a और a डैश, इसको वेग के लिए लिया है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, किसका मान रखने पर, तो देखो t2 माइनस t1 का मान ab, ठीक है, t2 माइनस t1 का मान क्या जाएगा आपका ab, और आपका v का मान हो जाएगा a और a डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एक आयत बन गया, इसी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आयत a b डैश a डैश का क्षेत्रफल, a डैश का क्षेत्रफल, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः वस्तु का वेग, अतः वस्तु का, ठीक है, वेग समय ग्राफ अक्ष के बीच, ठीक है, घिरे क्षेत्रफल के क्या होता है जी,
अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः वस्तु का वेग समय ग्राफ, ठीक है, अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपका वेग समय ग्राफ, कंप्लीट होता है। अब आता है स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। वो गतिमान वस्तु के विभिन्न ठीक है, क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति ठीक है, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ये आपका स्थिति समय ग्राफ का चित्र होता है। देखो ध्यान से, स्थिति समय ग्राफ पी क्यू, ठीक है, पी क्यू में आपका पी क्यू में दो बिंदु ए व बी लिया जाए, ठीक है, ठीक है, जहां ए के संगत बी, ठीक है, स्थिति ए व समय t1, ठीक है, और बी के संगत स्थिति x2 और समय t2 है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 और आपका समय t2 माइनस t1, ठीक है। अतः वेग की परिभाषा से क्या होता है आपका जी, स्थिति में परिवर्तन x2 माइनस x1 और समय परिवर्तन t2 माइनस t1। इसको मैं देखो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो tan बराबर मैं लिख सकता हूँ v, tan बराबर मैं लिखता हूँ v, ठीक है। अतः समीकरण 3 को ही स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार आपका, ठीक है, जो 26 क्वेश्चन था, मैंने 26 क्वेश्चन का सॉल्व किया, ठीक है। कोशिश करता हूँ, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो और इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर डालूंगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको हर पल पल का अपडेट, पढ़ाई से संबंधित जानकारी देता रहूं। जय हिंद।